हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के भूमिति में त्रिभुज का अंतःवृत्त इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल सीखेंगे। इसका कुछ भाग हम पाठ 4 8वीं कक्षा में गणित में रचना के रूप में सीख चुके हैं। वह भी भाग कक्षा 7वीं से लिया गया था। थोड़ा याद करें से कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 4 में थोड़ा याद करें में हमें अंतःकेंद्र और परिकेंद्र की जानकारी दी गई थी। तो उसी के आधार पर मैंने 8वीं में रिवीजन लिया था कि किस तरह से अंतःकेंद्र बनाते हैं। अंतःकेंद्र बनाने के लिए हमें किसी त्रिभुज की रचना करके किन्हीं 2 कोणों का या 3 कोणों का, तो कम से कम 2 कोणों का हम समद्विभाजक खींचते हैं। जैसा कि इस आकृति में 3 कोणों का समद्विभाजक खींचा गया है। चूँकि हम जानते हैं कि समद्विभाजक संगामी होते हैं, वो एक बिंदु पर मिलते हैं, तो उस मिलने वाले बिंदु को आई नाम दिया गया है। आई पर मिलते हैं। इसके बाद जो है कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु आई में त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं। क्यों खींचा गया है? क्योंकि कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन भुजाओं से जिससे कोण बना है उन भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो दूरी का मतलब होता है लंब, इसलिए आई से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। आई पी लंब है ए पी, आई क्यू लंब है बी सी, आई आर लंब है ए सी। जब हमने लंब ना डाल दिया गोनीय की सहायता से, और हम जब दूरी नाप भी सकते हैं और गुणधर्म का उपयोग करके भी बोल सकते हैं कि कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो कोण बी के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु आई जो है वो आई पी बराबर आई क्यू हो गया, और कोण सी के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु आई जो है आई क्यू बराबर आई आर हो गया। और इन दोनों को मिला दे तो आई क्यू कॉमन है, तो 3 दूरियां समान हो गई, आई पी बराबर आई क्यू बराबर आई आर। इसके आधार पर इसमें कॉमन बिंदु आई आ रहा है, तो आई को केंद्र, जब ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है तो इसलिए आई को केंद्र मानकर हम कोई भी त्रिज्या, क्योंकि 3 दूरियां समान हैं आई पी आई क्यू, और कोई एक त्रिज्या लेकर जब हम वृत्त बनाते हैं तो वह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ऐसे वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। और जिस केंद्र से यह वृत्त बना है उस आई को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र कैसे मिलता है, उसकी अंतः त्रिज्या कैसे मिलती है, सारा जानकारी इसमें दिया गया है। इसको आपको रचना के नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट हम इसके बाद इसका उदाहरण जो है दिया गया है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना। उदाहरण में करेक्शन है, यहाँ पर 65 दिया गया है, यहाँ 35 दिया गया है, तो आप इसको 65 बना लेना है और इसके अंतःवृत्त की रचना करना है। यह अंतःवृत्त की रचना यहाँ दिया गया है विधि के साथ, तो विधि तो लिखना नहीं है, ये रचना बनाना है। ये रचना कैसे बनाना है अभी मैं 6.3 का पहला सवाल समझाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस विधि से करना है। फिर आगे याद रखने वाली बात यह है कि अंतःकेंद्र और अंतःवृत्त क्या है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्पर्श करने वाले वृत्त को त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं, और उन वृत्त के केंद्र को अंतःवृत्त केंद्र कहते हैं या अंतःकेंद्र कहते हैं। इसे आई द्वारा, या इसे अंग्रेजी में इंसेंटर कहते हैं, आई द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि परिकेंद्र या परिवृत्त क्या होता है। तो इसके लिए हमें वापस त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है। हम 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, वो एक बिंदु पर मिलते हैं, वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे सी नाम दिया है। इसका पूरा नाम सर्कम सेंटर होता है। यह रचना भी हम 8वीं कक्षा में सीख चुके हैं, जो कि 7वीं में इसका पोर्शन था और 8वीं में हमने रिवीजन किया है। तो सी जो हमारा कहलाता है परिकेंद्र, क्योंकि सी से खींची गई शीर्ष बिंदु तक की 3 दूरियां सी पी, सी क्यू, सी आर अगर हम नाप के देखें तो ये तीनों समान है, तो सी बन जाता है केंद्र। और सी पी अगर त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचते हैं तो वह वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है, इसलिए यह वृत्त कहलाता है परिवृत्त और सी बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। इस तरह से हमने परिकेंद्र की जानकारी ले ली और परिवृत्त की जानकारी ले ली। तो ये हमारा हेडिंग है त्रिभुज का परिवृत्त। जो जानकारी मैं वहाँ बोली हूँ वही सब यहाँ लिखा गया है, तो आपको ये फेयर बुक में अच्छे से लिख लेना है। 3 दूरियां देखो बराबर हो गई है। फिर बिंदु सी को केंद्र मानकर पी सी त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं को होकर जाता है, इसलिए यह वृत्त परिवृत्त कहलाता है। और उस पर स्थित केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। इसमें भी आप लोगों को
उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण का भी रचना आप लोगों को करना है और ये रचना करते समय जो जानकारी दी जाएगी वो आप लोगों को 6.3 के दूसरे सवाल में समझाया जाएगा, उस विधि से ये रचना करना है। इसके बाद हम कृति देख रहे हैं। कृति में क्या दिया गया है कि 3 प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर है, 3 प्रकार के त्रिभुज कोणों के आधार पर है। उसमें अंतःकेंद्र का स्थान कहाँ होगा और परिकेंद्र का स्थान कहाँ होगा। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं न्यूनकोण त्रिभुज ही होता है क्योंकि इसके तीनों कोण 60 अंश होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज 2 प्रकार का हो सकता है, न्यूनकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। और विषमबाहु त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो इसके आधार पर अंतःवृत्त के केंद्र का स्थान जो समबाहु त्रिभुज में है अंतःभाग में ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर वो न्यूनकोण है तो अंतःभाग में होगा और यदि वो अधिक कोण त्रिभुज है तो वो उसका जो स्थान हो जाएगा वो भी अंतःभाग में ही होगा। विषमबाहु त्रिभुज में भी न्यूनकोण त्रिभुज है तो अंतःभाग में होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो भी अंतःभाग में होगा। लेकिन ये जो 2 प्रकार का त्रिभुज हम ले रहे हैं वो परिकेंद्र के लिए ले रहे हैं क्योंकि परिकेंद्र में उत्तर अलग आ सकता है। तो जब हम परिकेंद्र समबाहु त्रिभुज का देख रहे हैं तो त्रिभुज के अंतःभाग में आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो अगर वो न्यूनकोण है तो अंतःभाग में और यदि वो अधिक कोण है तो बाह्य भाग में परिकेंद्र आएगा। वैसे ही विषमबाहु त्रिभुज में यदि वह न्यूनकोण त्रिभुज है तो अंतःभाग में आएगा। सेम उत्तर हमें लिखना है जो यहाँ लिखा गया है अंतःभाग। और यदि वो अधिक कोण वाला त्रिभुज विषमबाहु है तो बाह्य भाग में आएगा। तो 2 ऑप्शन हो सकता है इसका। अब कोणों के आधार पर यदि त्रिभुज है तो उनका अंतःकेंद्र का स्थान क्या है और परिकेंद्र का स्थान क्या है। तो न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो न्यूनकोण त्रिभुज में अंतःभाग में है, समकोण त्रिभुज में अंतःकेंद्र अंतःभाग में, अधिक कोण त्रिभुज में अंतःभाग में है। अब परिकेंद्र का स्थान न्यूनकोण त्रिभुज में अंतःभाग में होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में जिस तरह से अधिक कोण त्रिभुज है हम भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचे तो बाहर काटता है, तो परिकेंद्र बाह्य भाग में होता है। तो ये सब आप रचना करके भी देख सकते हो, यहाँ कृति में पूछा गया है। इसके बाद याद रखने वाली बातें, ये मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है कि त्रिभुज का जो अंतःवृत्त होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाने के लिए किन्हीं 2 कोणों का हम समद्विभाजक खींचते हैं और त्रिभुज का परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उसकी 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने होते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अंतःवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करना होता है, परिवृत्त क्या होता है और परिवृत्त बनाने के लिए क्या विधियाँ हैं। उसके बाद न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज जो परिकेंद्र और त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है। लेकिन किसी भी त्रिभुज का जो अंतःकेंद्र है वो त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित होता है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखे की बातें हैं। और भी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, उसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट पेज 6.3 से पहले ये जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज में यदि हम परिवृत्त खींच देते हैं, अंतःवृत्त खींच देते हैं तो 2 केंद्र प्राप्त होगा। परिकेंद्र और अंतःकेंद्र वो एक ही स्थान पर मिलते हैं और जो हम कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक खींचेंगे वो भी एक ही जगह से ही जाते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या हम खींचते हैं सी और शीर्ष बिंदु मिलाकर और अंतःवृत्त की त्रिज्या आई से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, ये दोनों त्रिज्याओं का अनुपात लेते हैं तो 2:1 आता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 का रचना देखेंगे।